Good morning, dear students. How are you? We hope all of you are fine. हम बेटा एक आज नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और ये टॉपिक आपके लिए यूनिक होगा, बिल्कुल नया, क्योंकि इस टॉपिक का सिर्फ फिजिक्स में जिक्र होता है, सिर्फ फिजिक्स में एक वर्ड की तरह यूज होता है, बस फेजर। हमें आज ये जानना है कि फेजर है क्या, हम क्यों पढ़ रहे हैं फेजर की। हमें 12th फिजिक्स के अंदर अल्टरनेटिव करंट के चैप्टर में ही जरूरत क्यों पड़ी। अब से पहले हमने +1 पढ़ दी, +2 का हाफ सिलेबस हो गया, अब तक हमें फेजर की रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो अब फेजर कहां से आ गया। आज बेटा आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलमोस्ट बच्चों को ये नहीं पता होता फेजर क्या है। आपके जो सिलेबस में है आप एक फिगर बना देते हो, उसी को आप बोल देते हो कि यही फेजर है। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्लीटली फेजर, और आपको बेटा थोड़ा सा लेक्चर लेंथी हो सकता है, लेकिन आपको बने रहना है, ठीक है। क्या दिक्कत है अपने एजुकेशन सिस्टम में, मान लो आप YouTube पर कोई भी टॉपिक सर्च करते हो, तो आपका ध्यान, आप कौन सा वीडियो देखना पसंद करते हो, जो सबसे शॉर्ट टाइम का हो, मतलब जिसने सबसे कॉम्पैक्ट वीडियो बनाकर एक टॉपिक को एक्सप्लेन कर दिया। ये आपकी नीड रहती है, लेकिन वो बेटा अच्छी बात नहीं है। क्यों नहीं है? अब आप एक बात बताओ, कोई भी टॉपिक है अगर हम उसको कॉम्पैक्ट करेंगे तो हम उसके बारे में एक्सप्लेन ज्यादा कर पाएंगे या कम एक्सप्लेन कर पाएंगे? कम एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो आई होप कि आप लास्ट तक बने रहेंगे और इस वीडियो को आप इंजॉय करोगे, ठीक है। ओके, लेट वी आर गोइंग टू स्टार्ट। व्हाट इज फेजर? एक बात देखिए, हमने सबने पढ़ा हुआ है, +1 फिजिक्स के अंदर एक टॉपिक आता है एसएचएम। एसएचएम टॉपिक पढ़ा हुआ है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। कैसे है? जैसे ये समझो ये कोई पार्टिकल है या पेंडुलम है, एक बार पेंडुलम इस साइड मूव करेगी, फिर वापस, फिर इस साइड, फिर इस साइड, मतलब पहले इस साइड जाएगी, फिर वापस, फिर इस साइड जाएगी, फिर ये वापस। इसको हम क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन। और इनको हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम पोजीशन। +1 क्लास में हमने एसएचएम पढ़ा और इसको रिप्रेजेंट किया गया एक सर्कल के द्वारा। एक ऐसे सर्कल बनाया हमने और इस मोशन को उसके अंदर रिप्रेजेंट किया। मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि हमने जो एसएचएम का मैथमेटिकल हम कैसे करें, वो एक सर्कल की हेल्प से किया गया, ठीक है। वर्टिकल सर्कल आप कह सकते हो। ऐसे समझो, ये पार्टिकल बेटा स्टार्टिंग में यहां है, मतलब यहां है, टाइम इक्वल टू 0। जब ये पार्टिकल इस साइड जाएगा, ये पार्टिकल घूम रहा होगा ऊपर की तरफ, ऐसे मीन्स यहां आप पहुंच गए, मीन्स आप यहां पहुंच गए। तो हमें इसका प्रोजेक्शन लेना है वाई एक्सिस के ऊपर। वाई एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन ले, आप यहां हैं, यहां लाई कर रहे हैं, आप यहां पहुंच गए, यहां लाई कर रहे हैं, यहां पहुंच गए, यहां। मीन्स आप जब यहां से यहां तक गए तो आप एक्चुअली कहां गए हो? ऊपर। फिर आप बेटा नीचे आए हो, नीचे, फिर आप नीचे गए हो, नीचे, और फिर आप ऊपर गए हो। क्या ये और ये सेम है? सेम है। इसलिए हम एसएचएम को मैथमेटिकली स्टडी कैसे करते हैं, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एक सर्कल के द्वारा। और जो एक पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कल की सर्कमफ्रेंस के ऊपर, और हम उस पार्टिकल का प्रोजेक्शन डिस्कस कर रहे हैं वाई एक्सिस के ऊपर। तो यही बात होगी। देखो, पहले इस साइड गए, पहले ऊपर गए, वापिस आए, वापिस, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो ये हमारा क्या था? एसएचएम। एसएचएम की अगर आपको इक्वेशन ध्यान हो तो y क्या होता था? a sin ओमेगा t, ऐसा लिखते थे, ठीक है। मान लो आप t टाइम के बाद बेटा यहां पहुंच गए, आफ्टर t टाइम, तो ये आपका एंगल है थीटा, और थीटा को आप सर्कुलर मोशन में ओमेगा t लिख सकते हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अब आप इसका डिस्प्लेसमेंट डिफाइन कर दोगे, वेलोसिटी डिफाइन कर दोगे, एक्सेलरेशन डिफाइन कर दोगे, सब क्वांटिटी कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी। अब बेटा वेक्टर क्वांटिटी होती है तो वेक्टर क्वांटिटी की एक डायरेक्शन फिक्स होती है। क्या यहां पर बेटा डायरेक्शन फिक्स है? इस पॉइंट पर देखोगे इस साइड डायरेक्शन थीटा, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां। क्या बेटा कोई एक फिक्स डायरेक्शन है? नहीं है। तो हम वेक्टर नहीं कह सकते इसको। वेक्टर क्या होता था? एक फिक्स डायरेक्शन हो और एक फिक्स मैग्नीट्यूड हो, तो हम उसको वेक्टर बोल देते हैं। अब यहां पर डायरेक्शन हर एक पॉइंट पर चेंज हो रही है, मीन्स हम इसको ऐसे डिस्कस करते हैं, ये पार्टिकल क्या रोटेट कर रहा है, रोटेटिंग, और रोटेटिंग में क्या है? वेक्टर। तो बेटा उसको हम बोलते हैं फेजर। मीन्स फेजर एक्चुअल में क्या है? जब कोई चीज रोटेट कर रही है,
तो उसकी डायरेक्शन भी हर एक इंस्टेंट पे चेंज हो रही है, मतलब डायरेक्शन फिक्स नहीं है। तो उस क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हमने क्या बनाया हुआ है, फेजर। जैसे स्केलर था, वेक्टर था। अब वेक्टर भी अगर रोटेटिंग है तो उसके लिए हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, फेजर। आई होप आपको क्लियर हो, आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि फेजर है क्या। फेजर क्या है, रोटेटिंग वेक्टर को डिफाइन करने के लिए हमने एक अलग से क्वांटिटी बनाई है, या अलग से क्वांटिटी का टाइप कह सकते हैं आप। जैसे स्केलर था, वेक्टर था, तो ये भी एक टाइप ऑफ क्वांटिटी है। तो फेजर, फेजर क्या होता है, रोटेटिंग वेक्टर। आई होप समझ आया। अब इसके जैसा ही हम क्या पढ़ रहे हैं, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। है तो बात वही बेटा जो हमारा एसएचएम में था। मींस इसके अंदर भी डायरेक्शन हर एक पॉइंट पर चेंज हो रही है। आप ऐसे देखो, इस पॉइंट पर डायरेक्शन ऊपर है, इस साइड है, इस साइड है, इस साइड, इस साइड, हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज। तो बेटा हमें इसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी एक फेजर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इसलिए हम एसी चैप्टर में फेजर पढ़ रहे हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। अब देखो, हमने पढ़ लिया कि फेजर हम पढ़ क्यों रहे हैं, अब हमें देखना है फेजर होता क्या है। जैसे आप सबने वेक्टर पढ़ा हुआ है बेटा, वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड। वेक्टर को हम ऐसे लिखते होते हैं, मान लो ए वेक्टर है तो क्या होता था, ए मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन यूनिट वेक्टर। लेकिन बेटा यहां पर क्या डायरेक्शन है, मान लो यहां टाइम है, डायरेक्शन कहीं इस साइड होगी, इस साइड हो जाएगी, इस साइड हो जाएगी, मतलब डायरेक्शन फिक्स नहीं, तो हम यहाँ पर डायरेक्शन नहीं डिफाइन कर सकते। तो बेटा फेजर को कैसे लिखेंगे, मान लो ए फेजर, फेजर को सिर्फ एरो लगाएंगे, एरो नहीं सिर्फ एक लाइन लगाएंगे, क्योंकि एरो तो वहां लगती है जहां डायरेक्शन फिक्स हो। यहां बेटा डायरेक्शन फिक्स नहीं है तो हमने सिर्फ क्या लगा दिया, और ये हमें दिखाएगा कि मैग्नीट्यूड कितना है, तो मैग्नीट्यूड। अब एक बात बताओ, जब ये रोटेट हो रहा है तो क्या चीज चेंज हो रही है, फेज चेंज हो रहा है। क्या चीज चेंज हो रही है, थीटा, यहां आएगा थीटा 2, यहां आएगा थीटा 3, मतलब हर एक पॉइंट की डायरेक्शन हम किससे बता पाएंगे, एंगल से। तो बेटा यहां लिखा जाएगा एंगल, इसको बोलते हैं बेटा मैग्नीट्यूड, और इसको बोलते हैं फेज। कि आप इनिशियल यहां थे, इनिशियल से अब आपका फेज फेज कितना चेंज हो गया, तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं फेजर को। फेजर होता क्या है, एसी में रिक्वायरमेंट क्यों हुई, और फेजर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब हम बेटा थोड़ा और आगे चल रहे हैं। अब ये देखिए, हमने फेजर को रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। फेजर रोटेटिंग वेक्टर है, डायरेक्शन फिक्स नहीं है, तो हमने फेजर बना दिया, फेजर को रिप्रेजेंट कर दिया इस तरीके से। इसको मैं ऊपर कोने में लिख दे रहा हूं एक बार। फेजर को हम कैसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड और उसका फेज, ये क्या है, फेज। अब एक बात बताओ, ये हमें क्या दे रहा है, आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। क्या ये हमें डायरेक्शन बता रहा है, नहीं बता रहा। ये तो हमें ये बता रहा है कि हर एक टी टाइम पर, यानी हर एक टी की वैल्यू के ऊपर, हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम आई की वैल्यू क्या है। मतलब बेटा ये आपको क्या देगा, मैग्नीट्यूड। क्या देगा, मैग्नीट्यूड। अगर मैं ऐसे लिख दूं, ये आप ऐसे समझो, इस वेव मैंने यहां रिप्रेजेंट कर दिया आई नोट, ठीक है। अब एक बात बताओ, कुछ टाइम के बाद ये आई नोट यहां भी आएगा, कुछ टाइम के बाद आई नोट यहां भी आएगा, ठीक है। अब यहां आएगा तो ये कितने एंगल चेंज हो गया, मान लेते हैं फाइव, ये कितना हो गया, फाइव। तो बेटा हम इसको कैसे लिखेंगे, आई विल बी इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस। मीन्स अगर हम इसको फेजर में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, आई फेजर। ये क्या बेटा, इसका मैग्नीट्यूड आई लिख दो, क्योंकि मैग्नीट्यूड यही रहेगा। अब फेज क्या है, फाइव, तो फाइव क्या रहेगा, आई होप क्लियर होगा। ये क्या है, मैग्नीट्यूड, और ये क्या है, कितना एंगल है स्टार्टिंग से। तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा फेजर, ठीक है। अब हमने क्या क्या पढ़ा हुआ बेटा, एक हमने पढ़ लिया रेजिस्टर, एक पढ़ लिया कैपेसिटर, और एक पढ़ लिया इंडक्टर।
इन तीनों से एसी पास कराते हैं तो तीनों का बिहेवियर अलग अलग आता है, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या हुआ, अब देखो रेजिस्टर है तो उसका रेजिस्टेंस होगा, कैपेसिटर है तो उसका रिएक्टेंस होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोल देते हैं, इंडक्टर है तो उसका क्या होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ऐसे समझो, ये हमारे पास एक रेजिस्टर है आर रेजिस्टर है, ये हमारे पास एक क्या है, इंडक्टर एल, और एक ये बेटा हमारे पास ये कैपेसिटर, सॉरी ये इंडक्टर, ये क्या है, कैपेसिटर। अब इनके अंदर क्या करंट और वोल्टेज सेम फेज में है, रेजिस्टर के अंदर दोनों सेम फेज में है, तो हम बेटा रेजिस्टर का फेजर ऐसे लिख सकते हैं, आर मैग्नीट्यूड, और उनके अंदर कोई फेज डिफरेंस नहीं होता करंट वोल्टेज में, तो फेज क्या लिख दिया। अब कैपेसिटर का हमें फेजर लिखना है, कैपेसिटर का फेजर बेटा मान लो कैपेसिटर का रिएक्टेंस क्या होता है, एक्सी, एक्सी फेजर में लिखूं, एक्सी की वैल्यू क्या होती है, 1/ओमेगा सी, ये क्या आ गया उसका मैग्नीट्यूड, इनटू साइड ओ, साथ में हमें क्या लिखना है बेटा, एंगल, फेज डिफरेंस। एक बात बताओ हमें बेटा, आप ध्यान ये रखेंगे, आपको वोल्टेज का ध्यान रखना है, ठीक है। वोल्टेज कैपेसिटर में करंट आगे होता है, वोल्टेज पीछे होती है, कैपेसिटर के अंदर करंट आगे वोल्टेज पीछे, वोल्टेज कितना पीछे होता है, π/2, तो हम ये कह देंगे वोल्टेज कहां है, -π। तो ये है बेटा कैपेसिटर का रिएक्टेंस को फेजर में कैसे लिखते हैं। अब अगर मैं इंडक्टर का कैपेसिटेंस लिखूं, इंडक्टर के रिएक्टेंस का बेटा मैग्नीट्यूड क्या होता है, ओमेगा है, साथ में क्या आएगा, एंगल। अब देखो जो वोल्टेज है वो कहां लाई करती है, करंट के साथ। इंडक्टर के अंदर बेटा वोल्टेज आगे होती है, करंट पीछे, मतलब वोल्टेज +π/2 से आगे रहता है। तो ये है बेटा फेजर में हम रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस को कैसे लिखते हैं। आई होप ये बेटा ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, ये क्या स्टैंडर्ड नोटेशन साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया स्टैंडर्ड नोटेशन, मतलब हमें यही यूज करना है, ठीक है। तो ये था फेजर, किसका, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और एक हमारे पास रेजिस्टेंस। अब बेटा इसका हमें यूज करना है, अब वो टॉपिक है जो हमें करना है, और आपके जो सिलेबस में है वो बेटा कुछ नहीं है, ना के बराबर है। वो लास्ट के 2 सेकंड जो हम डिस्कस करेंगे वो आपके सिलेबस में है, लेकिन आपको बेटा सीखना जरूरी है। कोई भी चीज हो, हमारा टारगेट क्या रहता है कि हम बस जल्दी से इसको पढ़ लें और हमारे एग्जाम में नंबर आ जाए, वो बेटा मैटर नहीं करता, आपको इसके बारे में ज्ञान कितना है वो मैटर करता है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। एसी थ्रो ए रेजिस्टेंस, एक अगर रेजिस्टर से एसी फ्लो करता है तो हमें पता है करंट और वोल्टेज क्या रहते हैं, साथ साथ, लेकिन हम फेजर से देखना चाह रहे हैं। एक बात बताओ, अगर मैं ये बना दूं एक रेजिस्टेंस आर, ठीक है, और यहां पर बेटा एक एसी लगा दें, एसी सोर्स क्या है, E = E0 sin ωt। अब ये तो क्या देगा, मैग्नीट्यूड, इंस्टेंट वैल्यू का मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन तो हर पॉइंट पे क्या हो रही है, चेंज, तो हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, फेजर। क्या बेटा इसके साथ में कुछ फाई है, अगर मैं इसको कंपेयर करूं, E = E0 sin ωt प्लस फाई, मीन्स ये है जो एक्स एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है, और ये है बेटा जो यहां से स्टार्ट हो रहा है, टाइम = 0, मतलब इनिशियल फेज डिफरेंस क्या है, फाई। तो इस केस में बेटा फाई की वैल्यू क्या है, 0। अगर ये है बेटा रियल इक्वेशन क्या होती है, अगर हम टाइम एक्स एक्सिस से स्टार्ट करें तो हम इसको ऐसा लिखते हैं, तो यहाँ पे फाई की वैल्यू क्या है, 0। तो बेटा ई का फेजर क्या आएगा, ई का मैग्नीट्यूड ई, और साथ में फेजर क्या है, 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। क्योंकि आप इसमें देखो, क्या इसमें फाई है, नहीं है, तो फेज डिफरेंस क्या है, 0।
अच्छा, आर का फेजर लिखो तो बेटा क्या आएगा, आर का मैग्नीट्यूड, और इसका फेजर क्या होता है, 0, जो हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया। अब हमें बेटा करंट पता है, वो वोल्टेज पता है अप्लाइड, और रेजिस्टेंस पता है, तो क्या हम करंट निकाल सकते हैं। करंट क्या होता है, V बाई आर, हमारे यहाँ पे E है तो E बाई आर लिख लो। अगर I का मैं फेजर लूं तो E का भी फेजर लेंगे और R का भी फेजर, ठीक है। अच्छा, कुछ बातें रह गई बेटा, सॉरी फॉर दैट। 2 मिनट में आपको कुछ और बताना चाह रहा हूं। हमने डिस्कस किया क्या, यही एक्सप्लेन कर देता हूं एक बार, बाद में रफ करेंगे इसको। हमने पढ़ लिया फेजर क्या होता है, ए फेजर, ए इंटू में एंगल मान लो थीटा 1, एक फेजर और है बी, बी थीटा 2, ठीक है। अगर बेटा हमें इनके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाने, क्या लगाने हो, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये बात बेटा हमें स्टार्टिंग में डिस्कस करनी चाहिए थी, कोई बात नहीं रह गई तो। मैथमेटिकल ऑपरेशन बेटा 4 है हमारे पास, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अगर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये दोनों करते हैं, ठीक है। एक बात बताओ, इसको मैं कैसे लिखूंगा, ऐसे बना दे फिगर, ये हमारे पास ए है थीटा 1 एंगल पे, ये बेटा ए थीटा 1 एंगल पे, ये है हमारे पास बेटा बी, ये क्या है, बी थीटा 2 एंगल पे। अब ये है तो दो वेक्टर, लेकिन रोटेट कर रहे हैं, तो बेटा हर एक पॉइंट पर, ये हर एक इंस्टेंट के टाइम पर किसी एक डायरेक्शन में होंगे, हमने मान लिया इस डायरेक्शन में। तो बेटा इन दोनों का एडिंग या सब्ट्रैक्शन वो क्या होता है, रिजल्टेंट। इन दो का बेटा रिजल्टेंट कैसे आएगा, ऐसे बना देंगे हम, और ये क्या आएगा, पैरेललोग्राम लॉ से उसका रिजल्टेंट, ये क्या आएगा, रिजल्टेंट। तो बेटा हम रिजल्टेंट को कैसे लिखेंगे, ए प्लस बी, दो वेक्टर को जैसे जोड़ना है वैसे रिप्रेजेंट किया है, तो क्या आएगा, आर। यहां आप क्या लिख दोगे, आर। फेज डिफरेंस आप कैसे निकालते हो, फेज डिफरेंस मान लो क्या आया, अल्फा, मींस यहां से कितना है, ये भी हमने प्रोजेक्ट वो +1 के अंदर हमने पढ़ा हुआ है लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर, दो वेक्टर को ऐड करें तो उनका रिजल्टेंट क्या आएगा, किस एंगल पे आएगा, वो उसके अकॉर्डिंग लिखना है। अगर हम बेटा दो को मल्टीप्लाई करें, दो फेजर को मल्टीप्लाई करें, तो बेटा दोनों का मैग्नीट्यूड की मल्टीप्लाई होती है, ए बी, और एंगल ऐड हो जाते हैं थीटा 1 प्लस थीटा। अगर हम बेटा दो फेजर को डिवाइड करें तो मैग्नीट्यूड डिवाइड हो जाता है और एंगल सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो बेटा ये दो बातें हमें ध्यान रखनी है जो हमारे चैप्टर में यूज होंगी, ठीक है। इनके डेरिवेशन पे हमें नहीं जाना है क्योंकि ये हमारे आउट ऑफ सिलेबस है, पहली बात। लेकिन हम वो पढ़ रहे हैं कि जो हमें फेजर का कंपटीशन भी करा दे, तो कंपटीशन में बेटा ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई एंगल ऐड हो जाएंगे, और डिवाइड करना है तो मैग्नीट्यूड डिवाइड हो जाएगा और एंगल सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अब देखो बेटा इस बात को, अब हमारे पास एक एसी का सोर्स है और उसको हमने रेजिस्टेंस में लगाया है, ठीक है। रेजिस्टेंस में एसी का सोर्स लगाएंगे, क्या बेटा यहां पर फेज डिफरेंस है, नहीं है, तो मैं ई का फेजर क्या लिख दूंगा, E0। अब यहां अगर लिखें ई का फेजर क्या आएगा, E0। वोल्टेज का फेजर क्या आएगा बेटा, अच्छा वोल्टेज का हमने लिख दिया, रेजिस्टेंस का क्या आएगा, R। अभी हमने देखा था जस्ट 1 मिनट बिफोर, जब भी हम दोनों को डिवाइड करते हैं मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, मैग्नीट्यूड डिवाइड हो जाता है और फेज सब्ट्रैक्ट, 0 माइनस 0 0। तो बेटा E बाई आर हमारा फिर से क्या आ गया, E था क्या, आई नॉट साइन ओमेगा टी, आर फेज 0, मीन्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई नॉट ई नॉट बाई आर, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 0, मीन्स आई नॉट साइन ओमेगा।
बेटा आई और ई क्या होते हैं, सेम फेज में। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, आज फेजर के द्वारा भी देख लिया। फेजर के द्वारा भी रिजल्ट सेम ही है। अब जो आपके सिलेबस में है वो क्या है, एक फेजर डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है, एक फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम बेटा ध्यान क्या रखना है, ई और आई दोनों क्या है, सेम फेज में। अगर मैं टाइम जीरो की बात करूं तो दोनों बेटा यहां आएंगे, ये मान लो ई नोट और ये क्या है, आई नोट। अगर हम इनको घुमा दें तो यहाँ क्या आएगा, ई नोट, इसी के ऊपर क्या आएगा, आई। मतलब दोनों सेम फेज में रहेंगे। तो यहाँ भी फाई है तो यहाँ भी फाई रहेंगे बेटा, दोनों सेम फेज में। बस आपके सिलेबस में ये है फेजर। लेकिन बेटा अब आप बताओ मुझे, क्या ये हम डायरेक्ट ध्यान में रख सकते हैं जब हमें यही नहीं पता फेजर क्या होता है। चलो अब एक बात और देखो, अब इसको हम साथ साथ चेक और कर लेते हैं। जब भी आप फेजर बनाओ तो आप फेजर को चेक कर सकते हैं कि आपका फेजर सही है या नहीं है। कैसे चेक करना है, y कंपोनेंट हमेशा क्या देगा, y कंपोनेंट बेटा हमेशा आपको देगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू। जैसे ये ई नोट है, इसको मैं लिख दूं थीटा। थीटा क्या होता है, ओमेगा टी। तो इस आई नोट का बेटा ये कंपोनेंट क्या आएगा, ये कंपोनेंट कोस ओमेगा टी, ये कंपोनेंट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। ई नोट का ये कंपोनेंट कोस ओमेगा टी, ये कंपोनेंट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। मतलब ये हमारा फेजर बिल्कुल सही है। ठीक है, ये हमने देखा रेजिस्टेंस के केस में। अब हम फेजर को देखना चाह रहे हैं कैपेसिटर के केस में। कैपेसिटर और इंडक्टर बेटा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेजिस्टेंस का तो आपको पता ही है, करंट और वोल्टेज क्या रहते हैं, सेम फेज में। अब हम थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं। अब हम यहां पर एक कैपेसिटर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, कैपेसिटर। एसी पास कर रहा है किससे, एक कैपेसिटर से। अब बेटा कैपेसिटर है तो उसका भी कोई ना कोई कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा। क्या होता है, 1/ओमेगा सी। हमें कुछ ना कुछ इनपुट में सप्लाई देना पड़ेगा, E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। अगर मैं बेटा इसका फेजर में लिखूं तो इसका मैग्नीट्यूड इनटू में एंगल। क्या बेटा यहाँ पे कोई फेज है, फेज नहीं है तो जीरो। इसका बेटा अगर मैं फेजर लिखूं, एक्सी का फेजर मैग्नीट्यूड क्या, 1/ओमेगा सी। अच्छा, एक्सी का फेजर हमने अलग से डिस्कस किया था। एक्सी है मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फेजर। कैपेसिटर में बेटा कौन आगे चलता है, करंट आगे चलता है, वोल्टेज पीछे। मतलब वोल्टेज क्या है, पीछे। कितना पीछे, π/2। तो बेटा हम यहां पे क्या लिखेंगे, -π/2। अब एक बात बताओ, अगर हमें बेटा आई निकालना है, आई क्या होता है, ई नोट बाई एक्स। ऐसे ही होता है या उल्टा लिख दिया, V इक्वल टू क्या होता है, IR। एक ही बात है ना, E इज इक्वल टू I इंटू एक्स। क्लियर। अब देखो I हमारे पास क्या आएगा, E बाई में एक्स, E बाई में एक्स। अगर बेटा मैं E बाई एक्स की बात करूं, एक बात बता दो मुझे, E का फेजर क्या होता है, E 0। कैपेसिटर का फेजर क्या होता है, एक्सी। एक्सी को बेटा हम कैसे लिखते हैं, 1/ओमेगा सी। फेजर क्या है इसका, -π/2। जब भी बेटा डिवाइड में हो तो हमें क्या करना है, एक्चुअल में डिवाइड ही करना है। ई को अगर मैं 1/ओमेगा सी से डिवाइड भी कर दूं तो क्या आएगा, ई बाई में ओमेगा सी आएगा। क्या आएगा, ई को अगर मैं इससे डिवाइड कर दूं 1/ओमेगा सी से तो क्या आएगा बेटा, ओमेगा सी आएगा। मल्टीप्लाई में आएगा यार, सिंपल सी तो बात है। क्या आ गया, ई ओमेगा सी। अब एक बात बताओ, एंगल का क्या रोल होता है डिवीजन में, सब्ट्रैक्ट होता है। 0 माइनस π/2 तो क्या आ गया, π/। इसको बेटा हम क्या लिखते हैं, आई नोट ओमेगा सी। ई की वैल्यू क्या होती है, ई नोट साइन ओमेगा टी। और फेज क्या है, π/2 मतलब +π/। इसको बेटा हम क्या मान सकते हैं, आई नोट साइन ओमेगा टी
प्लस पाई बाई। तो यही हमारा जब हमने डायरेक्ट सोल्व किया था विदाउट फेजर, लेकिन हमारे सिलेबस में फेजर है, वो आसान है इसलिए हम डायरेक्ट कर देते हैं। एक्चुअल में बेटा ये साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई। अब एक बात बताइए, अगर मैं इनका बेटा फेजर ड्रॉ करना चाहूं, मान लो मैं इसका फेजर ड्रॉ करना चाह रहा हूं ऐसे, ठीक है। स्टार्टिंग में अगर मैं टाइम 0 की बात करूं तो ई तो यहां आ जाएगा, ई क्या आ जाएगा, ई नोट। ई नोट आ गया तो करंट उससे बेटा कहां है, पाई बाई 2 आगे, मतलब करंट यहां आएगा, आई नोट। अब ये अगर रोटेट करेगा, मान लो ये थोड़ी देर बाद यहां आ गया, ई नोट कितने एंगल पे, थीटा एंगल, ठीक है। तो ये बेटा कहां जाएगा, और अच्छा थीटा होता क्या है, ओमेगा टी। तो ये एक्सिस बेटा अब भी परपेंडिकुलर ही रहेगा, करंट हमेशा वोल्टेज के परपेंडिकुलर रहेगा, तो ये यहां चला जाएगा, आई नोट। तो ये एंगल क्या हो जाएगा बेटा, ओमेगा टी प्लस पाई बाई। तो ये है फेजर। ये फेजर किसका है, जब एसी से, जब कैपेसिटर से एसी पास करे तो बेटा ये फेजर है, ठीक है। अब आपको यही ध्यान रखना है बस एग्जाम में, यही है आपके सिलेबस में। अब हमें ये नहीं समझ आ रहा कि डायरेक्ट क्यों है। चलो एक बात देखो, अब हम बेटा चेक और कर लेते हैं कि ये सही है या नहीं है। चेक कैसे करना है, वाई एक्सिस। अब ये देखो ये ई नोट है, तो ये कंपोनेंट क्या आएगा, ई नोट कोस ओमेगा टी, और ये क्या आएगा, ई नोट साइन ओमेगा टी। ये कंपोनेंट क्या आएगा बेटा, ई नोट साइन ओमेगा टी, और यही हम लेकर चले थे। मीन्स वोल्टेज को तो हमने सही ड्रॉ कर दिया। अगर करंट की बात करें तो बेटा यहां करंट है, इसका एक्स कंपोनेंट क्या आएगा, आई नोट कोस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, और उसके बेटा परपेंडिकुलर क्या होता है, साइन। तो ये क्या आएगा, आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई। आई होप समझ आया होगा, ठीक है। तो ये आपका फेजर सही है। हमें बेटा ऐसे करना है फेजर की हेल्प से। लेकिन अब आगे चलते हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है कि आपकी बुक में सीबीएसई में सिर्फ नाम का सिलेबस है, और कंपटीशन में बेटा यही फर्क है, यही आएगा सब। और आप वहां पर ये देखोगे कि फेजर तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं, हमने पढ़ा दिया। चलो अब एसी को पास कराते हैं बेटा इंडक्टर में से, एसी थ्रो ए इंडक्टर। अगर इंडक्टर से एसी पास कराएं तो ये हमारा एक इंडक्टर हो गया एल, ये हमारा क्या हो गया, एसी सोर्स E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। क्या ओमेगा टी के प्लस में आई है, नहीं है, तो E का फेजर क्या आएगा, E मैग्नीट्यूड और साथ में उसका एंगल 0। ये हमारे पास क्या था बेटा, इंडक्टर। इंडक्टर है तो कैपेस वो इंडक्टिव रिएक्टेंस आएगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, XL ओमेगा L। अगर XL को मैं फेजर में लिखूं तो ओमेगा L तो क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। अब साथ में क्या आएगा, एंगल। एंगल आप ऐसे देखो कि वोल्टेज कहां रहती है, इंडक्टर में। इंडक्टर में बेटा कौन आगे, वोल्टेज आगे, करंट पीछे। करंट पीछे है मतलब वोल्टेज आगे है, कितना आगे है, प्लस पाई। ये बेटा स्टैंडर्ड नोटेशन है कैपेसिटिव इंडक्टिव रिएक्टेंस की। लास्ट में हमने पढ़ा वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस की स्टैंडर्ड नोटेशन है। चलो अब हमारा टारगेट क्या है बेटा, आई निकालना। आई क्या होता है, ई बाई में एक्स एल, क्योंकि क्या होता है वोल्टेज बाई में रेजिस्टेंस। ई क्या है बेटा हमारे पास, अगर मैं दोनों के फेजर की बात करूं, ई का फेजर बाई में एक्स एल का फेजर। ई का फेजर क्या होता है, ई 0। एक्स एल का फेजर क्या होता है बेटा, एक्स एल का मैग्नीट्यूड ओमेगा एल और फेजर पाई बाई। अब आई क्या आएगा, इन दोनों को डिवाइड करो। जब भी दो फेजर डिवीजन में हो तो मैग्नीट्यूड डिवाइड करेंगे, ई बाई में ओमेगा एल। ये एंगल ऊपर जाके 0 माइनस पाई बाई 2। तो बेटा हमारे पास फेजर क्या आ गया, ई बाई में ओमेगा एल और फेजर माइनस पाई बाई। मीन्स ई की अगर मैं वैल्यू रखूं तो आई फेजर विल बी इक्वल टू ई नोट बाई ओमेगा एल साइन ओमेगा टी। फेजर माइनस का है, माइनस पाई बाई। ई नोट बाई ओमेगा एल क्या होता है, आई नोट। ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, आई नोट, क्योंकि वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस करंट होता है साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई। अब एक बात देखो बेटा, अगर हम इनका फेजर ड्रॉ करना चाहें,
हमने ऐसे कर दिया। अब हमें क्या देखना है, फेजर। फेजर कैसे ड्रॉ होता है? फेजर ड्रॉ करते हैं बेटा इसको रफ करके, क्योंकि इसका फेजर थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा मुश्किल है, आपको समझना पड़ेगा। ऐसे लिख दें, ये हमारे पास करंट आ गया और ये हमारे पास वोल्टेज है। फेजर ऐसे ड्रॉ होगा बेटा। पहले कर दो टाइम जीरो की बातें। टाइम जीरो की बातें यहाँ क्या आएगा, ई नोट। ई नोट यहाँ है बेटा, तो करंट कहाँ है उससे π/2 पीछे, मतलब करंट कहाँ आएगा, यहाँ आएगा आई नोट। π/2 क्या है, पीछे। अगर ई नोट मूव करता है, ई नोट क्या है, रोटेटिंग वेक्टर, तो ई नोट बेटा यहाँ आ जाएगा। ई नोट कितने एंगल पे आ गया, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो बेटा ये वेक्टर भी कहाँ आएगा, ऊपर। ये वेक्टर ऊपर आ गया, मान लो यहाँ आ गया आई। अब मुझे ये एंगल बता दो आप क्या होता है, आपका माइंड चेक करते हैं कि ये एंगल हमेशा क्या रहेगा, 90। अब देखो बेटा क्या होता है, ये एंगल क्या है, π/2 माइनस ओमेगा टी। क्या सही लिखा है मैंने ये एंगल? ये एंगल क्या है, π/2 माइनस ओमेगा टी। अब एक बात सोचो ध्यान से, एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजर होते हैं। एंगल हमेशा कहाँ होते हैं मेजर, इस साइड। हमने कर दिया उल्टा, तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा, माइनस साइन आएगा, और इसको माइनस साइन को बाहर निकालो, क्या आएगा, ओमेगा टी माइनस π/, या आप डायरेक्ट कर दो ओमेगा टी में से π/2 गया, ओमेगा टी माइनस π/2। एक्चुअल में ऐसे होते हैं। अब इसका अगर हमें चेक करना है कि फेजर सही है या नहीं, तो बेटा इसका y कंपोनेंट लो, ई नोट कोस ओमेगा टी, और ये कंपोनेंट क्या आएगा, ई नोट साइन ओमेगा टी। फेजर सही है। अच्छा इसका देखो, इसका बेटा ये क्या है, आई नोट। ये क्या है, एक्स कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट क्या आएगा, आई नोट कोस ओमेगा टी माइनस π/2, और ये क्या आएगा, आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस π/, तो ये भी y कंपोनेंट है, तो सही है। बेटा एक्चुअल में फेजर ऐसे बनाने होते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट इक्वेशन से बना देते हैं। हम डायरेक्ट कहां से, ये होता है, और जब एसी पास कराते हैं तो करंट इतना आता है, और हम इन दो की हेल्प से फेजर बना देते हैं। लेकिन पहले हमें फेजर है, तो फेजर के बारे में बेटा ये सब सीखना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको फेजर क्लियर हुआ होगा कि फेजर है क्या और फेजर क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब बेटा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा हमारा, अब तक हमने एक एसी सप्लाई कर रहे थे सिर्फ या रेजिस्टेंस के क्रॉस या कैपेसिटर के अलोंग, कैपेसिटर के अलोंग या इंडक्टर के अलोंग। नेक्स्ट टारगेट है बेटा दो का कॉम्बिनेशन, लेकिन दो का कॉम्बिनेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में क्या है, तीनों एक साथ। तो बेटा नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे जब इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस तीनों सीरीज में हो, उसका नाम है बेटा LCR इन सीरीज। तो बेटा आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, और आपको फेजर कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। आई होप ऑल ऑफ यू हैव एंजॉयड अ लॉट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड बी शेयरिंग। करना है।